नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे उन बड़ी खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप। तो आइए सीधे रुख करते हैं आज के एजेंडे का। 27 फरवरी को मेघालय में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के रंगस्कोना और डालू विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी रैली। नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। राज्य में 27 फरवरी को होगा मतदान। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर और ऑस्ट्रेलियाई टीम में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की जगह मैथ्यू कोहेमान को मिला मौका। और आइए रुक करते हैं पहले एजेंडे को और बात करते हैं मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके लिए प्रचार तेज हो गया है। 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राजनीतिक दल चुनाव बैठकों और रैलियों के अलावा घर घर जाकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के रंगस्कोना और डालू विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाएं करेंगे। भाजपा इस बार राज्य के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और सशक्तिकरण को मुद्दा बनाकर अकेले ही सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य विधानसभा की 7 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होगा। और इसी बड़ी खबर पर तुरा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो। विशाल, अगर मेघालय में जो विधानसभा चुनाव है उसकी सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, एनपीपी सभी दल इस बार अकेले अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अपनी अपनी सियासी जमीन तलाशने की कई ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीतिक दल हैं, उनकी कोशिश है। इस वक्त चुनावी माहौल किस तरफ इशारा करता हुआ? देखिए आंचल, जो 60 सीटों पर चुनाव होना है वो इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि बीजेपी ने एनपीपी का हाथ छोड़कर अब अकेले ही चुनाव मैदान में कूदने का फैसला किया और सभी 60 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारे हैं। एनपीपी जो यहाँ की रूलिंग पार्टी थी, बीजेपी के अलायंस के साथ उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन कॉनरेड संगमा अब एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं और बीजेपी करप्शन और एम्पावरमेंट को लेकर चुनाव मैदान में कूदी है और उन्होंने कहा है एम फॉर मेघालय, एम फॉर मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे बीजेपी चुनाव में लोगों का समर्थन चाहती है। ये हम जानते हैं कि मेघालय बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, लेकिन बीजेपी जो बाकी राज्य हैं जैसे त्रिपुरा के अंदर, नागालैंड में उन्होंने अलायंस से सरकार चलाई, त्रिपुरा में तो वो अकेले ही उन्होंने लेफ्ट का शासन पलट दिया। तो इस बार बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, उस पर चुनाव में वोट मांग रही है। और आज अमित शाह 2 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। मेघालय 3 रीजन में डिवाइडेड है, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। खासी हिल्स जहां पर शिलोंग पड़ता है राजधानी, वहां पर जेपी नड्डा ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और आज 2 जगहों पर गारो हिल्स के अंदर अमित शाह चुनावी रैलियां कर रहे हैं। विशाल, अगर हम इसको इस तरह से समझें कि भाजपा लगातार ये प्रोजेक्ट कर रही है चुनावी रैलियों में कि पहले वो बैकफुट पर कार्य कर रही थी, जब अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें अब वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है, इसलिए उसने अपने 60 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस का जो है उसका विकल्प बनकर टीएमसी जो है वो पेश कर रही है अपने जो प्रमुख उम्मीदवार हैं। उस लिहाज से किस तरह का मुकाबला आप देख पाते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल पूछा क्योंकि कांग्रेस का शासन रहा है लंबे वक्त तक, फिर एनपीपी ने उसको पलट दिया और एनपीपी अगर हम देखें तो एक तरह से कांग्रेस का ही ऑफशूट है। एनपीपी से बीए संगमा ने पहले नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई एनपीपी और अब कॉनरेड संगमा उसमें मुख्यमंत्री हैं।
जहां तक हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ी फोर्स हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस को पीछे छोड़कर काफी पार्टियां आगे आ चुकी हैं। एनपीपी उनमें से एक है, टीएमसी ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है, और इसके अलावा अब बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ये कह रही है कि आप 8 राज्यों में देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से कितनी तरक्की हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनका फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर जो उनका फोकस है, और एक साफ सुथरी सरकार देने का जो उनका वादा है और जो उन्होंने पूरा भी करके दिखाया है, उसके मद्देनजर आप हमें वोट दीजिए। क्योंकि असम के अंदर उनकी सरकार रिपीट हुई और त्रिपुरा के अंदर वो इस बार पूरी उम्मीद है कि उनकी सरकार रिपीट होगी, ऐसा बीजेपी का दावा है। और नागालैंड में भी वो अलायंस की सरकार चला रहे हैं, मणिपुर में भी उनकी सरकार रिपीट हुई और अरुणाचल में भी बीजेपी की सरकार है। तो अगर आप 8 राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, जो पहले कभी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले बीजेपी की प्रेजेंस नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं थी, अब बहुत स्ट्रांग फोर्स बनके बीजेपी उभरी है। लेकिन मेघालय का एक डिफरेंट बैटलफील्ड है। मेघालय पिछली बार जैसे कि आपने कहा कि बैकफुट पर थे, या यूं कह के खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे और अलायंस में होते हैं, लेकिन इस बार सभी 60 सीटों पर अकेले वो जा रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं एनपीपी को। तो सबसे बड़ी फोर्स जो मेघालय के अंदर है वो एनपीपी है। तो यहाँ पर संगमा बनाम संगमा का जो एक अहम प्रतिद्वंद है वो देख सकते हैं। उस लिहाज से कहीं एंटी इनकम्बेंसी है वो आपको वहां पर भारी होती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए मौका मिलता हुआ आने वाली नई सरकार को। देखिए, बीजेपी हर वो मौका बनाना चाहती है जो उसको मिल सकता है। आपने ठीक कहा, संगमा वर्सेस संगमा। कांग्रेस के संगमा आप टीएमसी में जा चुके हैं और एनपीपी के खिलाफ वो पुरजोर तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। यूडीपी एक और रीजनल पार्टी है जो एनपीपी के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टियां हैं और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी की अगर हम बात करें तो वो जरूर एनपीपी के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। विशाल, क्योंकि आपने यूडीपी का जिक्र किया, तो ये जो पार्टी है इसमें ऐसे नेता हैं जो छात्र राजनीति से जुड़कर इस चुनावी प्रचार में कूदे, जिनका वर्चस्व और मैं कह सकती हूँ जो पहुंच है आम जनता के बीच वो कई ऐसे राजनीतिक नेता हैं उनसे ज्यादा है। क्या आप ये वहां पर महसूस कर पाए? देखिए, रीजनल पार्टीज का हमेशा से एडवांटेज रहता है। एनपीपी रीजनल पार्टी है, ऑफशूट कांग्रेस की रही है, लेकिन अब वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और एनपीपी के अलावा यूडीपी भी रीजनल पार्टी है। तो ये जो रीजनल पार्टीज होती है इनका अपना जबरदस्त काडर होता है, अपना फोर्स होता है। अगर हम बीजेपी की बात करें, 60 सीटों पर वो चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनको काफी मेहनत करने की जरूरत है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए काफी आसान होगा मेघालय का चुनाव, जिस तरह से त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं असम की, जहां पर उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन मेघालय के अंदर वो एक विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मेघालय बाकी 8 राज्यों के बीच में विकास के मामले में पिछड़ गया और क्यों करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है और कैसे बीजेपी उसको एड्रेस कर सकती है। महिला सशक्तिकरण की वो बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं युवाओं को प्रोत्साहन देने की। तो ये तमाम चीजें हैं कि जिसकी वजह से मेघालय के अंदर वो एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की बात तो की जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, भाजपा की अगर बात की जाए तो किन महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया इस बार? जैसे कि आपने बताया कि 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है और ये अपने जो 60 सीट्स है उसका 10% है। तो 10% सीट्स अगर वो महिलाओं को दे रहे हैं तो इसी बात से वो अपनी बात पर खरा उतर रहे हैं कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन देने का वादा किया है गर्ल चाइल्ड को। और सिंगल मदर्स के लिए जो डिवोर्स्ड है या विडोज है उनके लिए भी ये स्कीम लेकर आ रहे हैं। देखिए, स्कीम्स हर पार्टी अनाउंस करती है, स्कीम्स कांग्रेस ने भी अनाउंस की है, स्कीम्स टीएमसी ने भी अनाउंस की है, लेकिन वॉक टू टॉक कौन करता है ये बीजेपी बार बार कह रही है कि हमने जो किया, हमने जो वादा किया वो हमने पूरा किया, हमने जो वादा नहीं भी किया वो भी हमने
पूरा करके दिखाया। और त्रिपुरा का हवाला देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, हम बाकी पार्टियों की तरह मैनिफेस्टो नहीं जारी करते कि पिछली बार हमने ये वादे किए थे, इस बार हम ये वादे कर रहे हैं। हम अपने रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने ये करके दिखाया है और ये हमने वादा नहीं किया था मैनिफेस्टो में, वो भी हमने करा है। तो आप हम पर विश्वास रखिए, आप हमारे पर विश्वास जताइए और हमें वोट दीजिए। एम फॉर चलिए विशाल, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा कि तो आज तो अहम रैलियां भी होनी है और स्टार प्रचारक लगातार चुनावी समर में कूदे हुए हैं। अगर मेघालय की बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं अब बात करते हैं नागालैंड की, जहां पर चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। इनमें एनडीपीपी, भारतीय जनता पार्टी, एनपीएफ, कांग्रेस, लोक जनशक्ति, रामविलास, एनसीपी, एनपीपी, आरपीआई, अठावले, जेडीयू, आरजेडी और सीपीआई शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष आज राज्य के विभिन्न भागों में प्रचार करेंगे। तो नागालैंड में जो चुनावी प्रचार है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, वो इस वक्त चरम पर है। और साफ तौर पर जिस तरह से जो संकल्प पत्र नागालैंड के लिए जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि राज्य कहीं ना कहीं विकास का केंद्र बना है। और हमारे साथ कोहिमा से ही जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, जिस तरह से हमने देखा कि भाजपा ने जब अपना संकल्प पत्र जारी किया था नागालैंड के लिए, साफ तौर पर यह कहा गया था कि राज्य एक विकास का प्रतीक बना है। उस लिहाज से आप वहां पर मौजूद हैं, जनता के मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट है वो जारी किया था और ये कहा था कि नागालैंड आने वाले 5 सालों में उसका जो विकास है वो आंचल किस तरीके से किया जाएगा। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो नागालैंड के पूर्वी जो हिस्से है उस पर विकास पर ज्यादा फोकस करेगी। अगर आप देखें तो नागालैंड के जो दूसरे हिस्से हैं, चाहे हम कोहिमा की बात करें, दीमापुर की बात करें, दीमापुर सबसे बड़ा जिला है नागालैंड का, लेकिन दूसरे जो नागालैंड के इलाके हैं जो खासतौर से असम और म्यांमार की सीमा से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर जो विकास की जो डोर है वो उतनी नहीं पहुंची है। तो पूरी जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की रहेगी कि वहां पर विकास की डोर उसी तरीके से पहुंचाई जाए जैसे कोहिमा और दीमापुर में। इसके साथ ही जो युवा वर्ग है उसके रोजगार के लिए किस तरह से बेहतर साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, किस तरीके से एजुकेशन के क्षेत्र में जो युवा बेहतर कर रहे हैं उनको आगे किस तरह की अपॉर्चुनिटी दिलाई जा सकती है, इसका पूरा जो जिक्र है वो भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें उसका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से नागालैंड को किन रास्तों पर आगे लेके जाना है। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, वो लगातार इसी बात पर आरोप लगाती रही है कि नागालैंड का जो विकास है वो उस तरीके से नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगा रही है। कल जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किया, तो नागालैंड के जो लोगों के विशेष जो राइट मिले हुए उनको भी ये पॉलिटिकल पार्टियां खत्म कर सकती है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो लग रहे हैं, लेकिन नागालैंड की जनता जिस तरीके से वोट करती है आंचल, उनको पता है कि किस तरीके से किस पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाना है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनकी बेहतरी के लिए कर रही है। आपने देखा होगा यही कारण है कि नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर पूरा का पूरा जो विपक्ष है, जो पिछली बार जितने भी विधायक चुनकर आए थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से, वो सभी के सभी सत्तारूढ़ दल के साथ ही उन्होंने अपना जो गठबंधन है कर लिया, उसी में वो शामिल हो गए। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो सत्तारूढ़ दल है एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो लोकप्रियता है वो तेजी से बढ़ी है और उसी के कारण तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के विधायक इन्हीं दलों में शामिल भी हो गए। अच्छा नीरज, अगर हम 2018 की बात करें तो जो एनपीएफ है यानी कि नगा पीपल्स फ्रंट, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए। इस बार किस तरह का आप चुनावी समीकरण समझ पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एनपीएफ ने 27 सीटें जीती थी और सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी की बात करें तो दोनों ही मिलाकर मात्र 2 सीटें एनपीएफ से ज्यादा जीती थी, लेकिन उसके बाद भी सत्ता बनाने में सफल रही। इस बार कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां सीटों के मसले पर एक मत नहीं हो पाई। तो कांग्रेस पार्टी अलग चुनावी मैदान में है और एनपीएफ वो अलग चुनावी मैदान में।
दोनों ही अलग अलग मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है एनपीएफ के द्वारा, क्योंकि पिछली बार भी सभी पॉलिटिकल सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो एनपीएफ ने जीती थी। और इस बार अगर आप देखें कि जो एनपीएफ के जो विधायक थे, 27 के 27 विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी गठबंधन है उसमें शामिल हो गए थे, तो इस बार एक प्रेशर भी है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां भी पेश हो रही है, क्योंकि सभी जो उम्मीदवार है उनको टिकट नहीं मिल सकती है। तो जो बाकी उम्मीदवार है वो भी एक परेशानी का सबब है नागालैंड के अंदर। और बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग द्वारा जो युवा मतदाता हैं उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है और नागालैंड में भी इनकी संख्या ज़्यादा है, तो अगर युवाओं से आपकी चर्चा हुई, बात हुई, खास तौर पर अपने मत अधिकार को लेकर क्या समझते हैं, किस लिहाज से वोटिंग प्रक्रिया में अपनी भागीदारी देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल युवा यहाँ के जागरूक हैं और आजकल देखा भी होगा आपने कि 80-85% जो वोटिंग है वो बहुत आम है यहाँ पर। और यही कारण है कि जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग करते हैं। युवाओं का ये कहना है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर वो वोट करेंगे, उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे जो नागालैंड के विकास की बात करेगी, नागालैंड की संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने की बात करेगी, यहाँ पर रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर काम जो पॉलिटिकल पार्टी करेगी, जो यहाँ के जो युवा है उसी पॉलिटिकल पार्टी को जो वोट है वो करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि युवा प्रगतिशील है, वो चाहते हैं कि नागालैंड का विकास भी दूसरे राज्यों की तरह उसी तरीके से हो। यहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं, तो उस क्षेत्र में और ज्यादा कौन बेहतर पॉलिटिकल पार्टी करेगी, यहाँ का युवा उसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट देना पसंद करेगा। बिल्कुल, और ये तो 27 फरवरी को पता लगेगा कि जो लगातार रिकॉर्ड रहा है नागालैंड के नाम की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, यानी कि लोग वोटिंग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्या वो इस बार भी कायम कर पाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट को लेकर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज मुकाबले में दोनों टीमें बदलाव के साथ उतरी। भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की जगह मैथ्यू कोहेमैन को मौका दिया गया। मैट रेनशॉ की जगह ट्रेविस हेड टीम में वापस आए। भारतीय टीम सीरीज का पहला मैच जीतकर बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार दूसरा मैच जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपनी जगह मजबूत करना चाहेगी। वहीं पहले टेस्ट में बड़ी हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम इस मैच में अपनी वापसी करना चाहेगी। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़ गए। मुकेश, तो आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक दिन है। अगर हम इस गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच का जिक्र करें, जो बदलाव किए गए हैं, कितना अहम आप मानते हैं दोनों ही टीमों के लिए? बिल्कुल आंचल, देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि फिरोज शाह कोटला एक बार फिर से उनको टर्निंग ट्रैक मिलेगा यहाँ पर और काफी टाइम बाद कोटला में मुकाबला हो रहा है। तो पहला मुकाबला वो नागपुर में हार के आए हैं, ऐसे में उनके लिए यहाँ पर काफी बड़ी चुनौती होगी भारतीय कंडीशन में उनको हराना, भारतीय टीम के स्पिन अटैक को एक बार फिर से झेलना, जहां रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और आर अश्विन का जो फिरकी का फन चलेगा, या यूं कहें कि फिरकी के फेर में वो फंसते दिखाई देंगे। वहीं मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जो है वो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजी की धार अपनी दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जहां पहले ही बल्लेबाजी कर रहा है, उनके लिए यहाँ डेविड वार्नर का चलना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उस्मान ख्वाजा थोड़ी लय में, लेकिन डेविड वार्नर का भी बल्ला काफी टाइम से आंचल शांत है। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ लीड बनानी है, उस मुकाबले को रोमांचक बनाना है, तो इस बार की जो पहली पारी है उनके लिए काफी टफ होगी। जितना ज्यादा वो स्कोर करेंगे उतना ही भारतीय बल्लेबाजों को खिला पाएंगे, उनका ये टास्क रहेगा। लेकिन देखते हैं कैसे दिन की शुरुआत होती है। अभी मुकाबला शुरू हुआ है, पहले घंटे में ये मुकाबला चल रहा है। फर्स्ट सेशन में बल्लेबाजी कर रही है ऑस्ट्रेलिया टीम, तो काफी कुछ उन पर निर्भर करेगा। लेकिन आपको बताऊं, या फैंस की जो वो फीलिंग्स है वो आपको काफी दिखाई देगी। अभी स्टेडियम में लगातार टेस्ट मैच, व्हाइट क्रिकेट को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ये क्रेज दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज भी व्हाइट क्रिकेट को देखना चाहते हैं लोग, क्योंकि टेस्ट मैच का एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है, अलग ही कला होती है उसकी। और जिस तरह से प्लेयर परफॉर्म करते हैं, आप देखिए जिस तरह से आते हैं। फिरोज शाह कोटला सभी को पता है, यहाँ पर अनिल कुंबले का 10 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ था, जो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था। सबसे पहले उन्होंने एक पारी में 10 विकेट का कीर्तिमान हासिल किया था। ऐसे में कहीं ना कहीं पुरानी यहाँ पर यादें भी होंगी।
होंगी, भारतीय टीम के पास एडवांटेज भी होगी और वो उसी के साथ परफॉर्म करेंगे, टीम्स के फैंस को चीयर करेंगे। चेतेश्वर पुजारा अपना 100 टेस्ट मैच यहाँ खेलेंगे, विराट कोहली अपने होम ग्राउंड पर यहाँ खेलेंगे। कल वो यहाँ जब प्रैक्टिस करने आए थे अपनी पॉश गाड़ी में, तो उनको फैंस देखने के लिए काफी तादाद में मौजूद थे। काफी उनका वीडियो वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर कि वो पॉश से यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आए। तो एक काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और पहले मैच की जीत के हीरो रविंद्र जडेजा रहे थे। मुकेश, इस बार बहुत सी उम्मीदें होंगी उनके फैंस को उनसे। अच्छा सर, रविंद्र जडेजा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप देखिए वो बल्ले से भी धमाल मचा रहे थे, फील्डिंग भी उनकी माशाल्लाह बहुत शानदार है और जितनी अच्छी वो बैटिंग करते हैं, वो बॉलिंग करते हैं, वो तब को दिखाई देता है। काफी लंबे समय से वो जो थे वो इंजरी की वजह से खेल नहीं पा रहे थे। तो अब उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया, उन्होंने दिखाया कि वो कितने पावरफुल प्लेयर हैं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के लिए और उनको टीम में रखना क्यों टीम के लिए जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। आज भी उनकी फिटनेस की लोग दाद देते हैं, किस तरह से वो खेलते हैं, किस जज्बे के साथ खेलते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, और जिस तरह से वो बल्ले को हवा में लहराते हैं, वो काफी प्रचलन में है कि वो दिखाते हैं कि किस तरह से उनका एक रौब है राजपूताना, और जिस तरह से वो फील्ड में उसको भी समय समय पर लोगों को दिखा करके उनका मनोरंजन करते हैं। तो जडेजा की बिल्कुल यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, अक्षर पटेल की तारीफ करनी पड़ेगी, आर अश्विन और जो काफी सीनियर प्लेयर हैं आंचल, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो जितनी कितना कंफर्ट होके खेलते हैं, बल्ले से खेलते हैं, गेंदबाजी से खेलते हैं, तो काफी उन्होंने टीम को दिया है। कितने ज्यादा मैचेस खेले आप देखेंगे, कितने विकेट्स उनके पास हैं, एक अच्छा खासा अनुभव है टीम के पास। और हिटमैन, अगर आप देखें रोहित शर्मा को यहाँ देखने के लिए फैंस पहुंचे होंगे और वो देखेंगे कि किस तरह से हिटमैन के फिरोजशाह कोटला में छक्के और चौके लगते। अगर हम पिच का जिक्र करें तो जिस तरह से जो मैच से पहले ऑस्ट्रेलियन कप्तान थे मुकेश, उन्होंने कहा था कि ये स्वीकार करने में मैं जरा भी नहीं हिचक रहा कि खास तौर पर जो टीम के स्पिनर्स हैं उनके यहाँ ये जो पिच है वो निचले बाउंस में सामंजस्य बिठाने में मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की पिचेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं उनके लिए आज का दिन मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आंचल, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पर्थ की बात करें, सिडनी की बात करें, मेलबर्न की बात करें, तो वहां पर आमतौर पे आपको इतनी ज्यादा घास मिलती है, स्विंग मिलता है, कंडीशन एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर आपको स्लो पिच मिलती है, स्पिनर्स के हिसाब से मिलती है, टर्निंग ट्रैक होता है, और वहां पर एक ट्रैक होता है जहां पर स्विंग ज्यादा मिलता है आपको। उसका फायदा उठाते हैं पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी का सामना करना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हवा की गति के साथ साथ जो उनकी स्पीड है वो भी बहुत शानदार तरीके से करती है। लेकिन यहाँ नेथन लियोन और उनके मर्फी जो गेंदबाज है, जिन्होंने पिछली पारी में शानदार गेंदबाजी करी थी मर्फी ने, और जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया था, तो स्पिन अटैक उनके पास भी है, लेकिन भारत से ज्यादा अटैक है। ये उनका ग्राउंड पे ही परफॉर्मेंस बता पाएगा कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। डेफिनेटली स्पिन के हिसाब से पिच होगी, क्योंकि हमारे पास 3 स्पिनर्स अगर यहाँ पर खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर थोड़ा टर्निंग ट्रैक मिलेगा। और अब ये पहले ही सेशन में जब देखेंगे, जब स्पिनर्स उतरेंगे, कितना बॉल टर्न करता है और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी उस टर्निंग ट्रैक पर अपने आप को संभाल के रखती है। बिल्कुल, तो हम ये मान सकते हैं कि आज गदर मचाने के लिए भारतीय टीम जो है वो पिच पर उतरी है, और ख़ास तौर पर जो क्रिकेट फैंस हैं, जो प्रेमी हैं, उनके लिए ये बेहद रोमांचक मैच होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के एजेंडे में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।